डिस्कस वी हैव डन अप टू दी क्या हमारे पास जीनर डायोड क्या होता है, जीनर डायोड के न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, कैसे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, हमने सबको कवर किया। आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज द ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर इज नॉट इन योर सीबीएसई सिलेबस। अब ये आपके सीबीएसई सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और सबसे ज्यादा गलत कॉन्सेप्ट बच्चे के ट्रांजिस्टर के अंदर बन जाते हैं, बच्चा इसको रट के जाता है और जब फाइनल पेपर के अंदर बच्चा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करके आता है तो उस जब वो सोल्यूशन देखता है तो उसको लगता है अरे यार ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आसान क्वेश्चन थे। तो ट्रांजिस्टर थोड़ी समझ होनी चाहिए, थोड़ी आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अवधारणा बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ट्रांजिस्टर बनता कैसे है, ट्रांजिस्टर बनता कैसे है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्या चीज है जो याद करके जाओगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। और ट्रांजिस्टर कितनी तरह के हो जाते हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, और कैसे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर एज एन स्विच आपको यूज करना पड़ता है। ये दो चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो पहले तो हम यहां पर देखते हैं, एक बड़ी सिंपल सी बात है मेरे पास कि मेरे पास अगर कोई पी एन जंक्शन डायोड है, पहले तो मेरे पास ये दो चीजें होनी चाहिए। इस पी एन जंक्शन डायोड की दो रेजिस्टेंसेस होती हैं, एक मेरे पास हाई रेजिस्टेंस होती है और ये हमारे पास तब होती है जब आप इसको रिवर्स बायस कर देते हो, और हमारे पास पीएन जंक्शन की बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होती है, और ये स्मॉल रेजिस्टेंस हमारे पास तब होती है जब आप इसको फॉरवर्ड बायस कर देते हो। तो पी एन जंक्शन हमारे पास इस तरीके से दो मोड पे काम करता है। ट्रांजिस्टर बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्रांसफर, दे ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्स, द ट्रांसफर ऑफ द रजिस्टर। यहां पर ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, सो ट्रांजिस्टर। यहां से ये वर्ड तैयार हो गया, ट्रांजिस्टर होता क्या है। और फिर इसी से मैं आपको समझाता हूं कि करना क्या है, जो कि बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल। हमारे पास ट्रांजिस्टर के अंदर दो टर्मिनल्स होंगे, एक इनपुट और एक आउटपुट। याद रखना, या मेरे पास दो आपके पास यहां पर जंक्शन रीजन होंगे, और याद रखना इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा, इनपुट को आपने हमेशा फॉरवर्ड बायस करना है, और आउटपुट हमेशा आपके पास क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बायस करना है, आउटपुट हमेशा रिवर्स बायस करना है। ये फंडामेंटल पॉइंट है, अगर ये पॉइंट मिस कर गए तो आगे की गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ये गाड़ी के अंदर टायर के अंदर बच्चा हवा भरने जैसा है, फ्यूल तो बाद में भरा जाएगा, अगर टायर में हवा ही नहीं होगी तो चलोगे कैसे। तो इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बायस, आउटपुट हमेशा रिवर्स बायस। इसका मतलब इनपुट की हमेशा लो रेजिस्टेंस होगी आपके पास, लो रेजिस्टेंस होगी, और आउटपुट की हमेशा आपके पास क्या होगी, हाई रेजिस्टेंस होगी। ये हमारे पास दो चीजें हैं जो कि आपके ट्रांजिस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा। पर ट्रांजिस्टर बनता कैसे, सैंडविच, यानी कि हमारे पास ट्रांजिस्टर को बनाना एक स्विच बनाने जैसा है। मेरे घर पे, मेरे कमरे में इस वक्त स्विच है, मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं स्विच ऑन कर देता हूँ, स्विच दबाना पड़ता है, मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ, स्विच दबाना पड़ता है। लेकिन व्हाट अबाउट अ डिजिटल सर्किट, जिसके अंदर एक, जो आपके पास बोला जाए कि एक ऐसा स्विच जो खुद ही डिसाइड करता है कि कब उसको स्विच ऑन होना है या कब स्विच ऑफ करना है। यानी कि हम एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर स्विच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर का काम भी एक स्विच जैसा है, मेनली हमारे पास इसका काम एक स्विच जैसा है कि ये हमारे पास करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, एक स्विच की तरह, जैसे डायोड होता है। डायोड एक स्विच है कि अगर फॉरवर्ड बायस करोगे तो स्विच ऑन है, अगर रिवर्स बायस करोगे तो स्विच ऑफ है। तो हमारे पास ये बेसिक लेवल के ऊपर जितनी इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर चिप टेक्नोलॉजी है वो ट्रांजिस्टर बेस है। आगे आने वाले 20 सालों में ट्रांजिस्टर अपने
पूरे अपने शेप को, साइज को चेंज करने वाला है। और इस वक्त अगर हम बोलें तो आगे आने वाली दुनिया के अंदर जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं वो बिल्कुल इस तरीके से चेंज हो जाएंगे बच्चे, क्या आपके मोबाइल फोन छोटे और छोटे होते जाएंगे। आपके मोबाइल फोन घड़ी, जितनी घड़ी रिस्ट वॉच हो जाती है उतने हो जाएंगे हमारे पास। उनको फोल्ड किया जा सकता है, जेब में रखा जा सकता है, उनको आप पर्स के अंदर डाल के लेके जा सकते हैं, वो इतने छोटे होंगे। लगातार इसके ऊपर काम जारी है और होप सो हमारी इंडिया जो है बच्चे वो वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब जो है बच्चे वो सेमीकंडक्टर के बन के लेके, लेकिन फिलहाल अभी ताइवान है 92% है और दुनिया का मैक्सिमम सेमीकंडक्टर का काम ताइवान देखता है। लेकिन अभी इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि सेमीकंडक्टर के ऊपर हम भी बहुत काम करें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएं और जितना काम बच्चे बाहर की कंट्री का है वो हम डील करें। खैर, हम बात कर रहे थे ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टर हमारे पास बनता कैसे है, तो हमने बोला जी ये सैंडविच करके बनता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको दूसरा पॉइंट बोलूं तो मैं दो पी एन जंक्शन बैक टू बैक लगा देता हूं। दो पी एन जंक्शन, टू पी एन जंक्शन को अगर मैं बैक टू बैक लगा दूं, अगर मैं बैक टू बैक अगर आपके पास लगा देता हूं तो मेरे को ट्रांजिस्टर मिल जाता है। ये ट्रांजिस्टर के अंदर इसका मतलब, अच्छा बैक टू बैक लगाने का मतलब बच्चे को लगता है कि हम जोड़ रहे हैं, नहीं, हम जोड़ते नहीं है, हम ग्रो करवाते हैं। मैं फिर आपको एक बात बोल दूं, पी एन जंक्शन जुड़ के नहीं बनता है, ग्रो करके बनता है, इसमें फर्क है। कभी भी आप दो चीजों को जोड़ के, जैसे पेन के अंदर आप पेन के ढक्कन में पेन फंसाते हो, ऐसा पीएन जंक्शन नहीं होता, आपको ग्रो करना पड़ता है। जैसे आप एक स्पंज है, उसको आधे को आप लाल कलर कर रहे हो और आधे को आप जो है ग्रीन कलर कर रहे हो, तो वो स्पंज जो है उसमें वो कलर पूरी तरह से माइक्रोस्कोपली घुस जाता है। तो वही चीज हमको यहाँ पर भी करनी होती है। तो ये पीएन जंक्शन बैक टू बैक हम ज्वाइन करते हैं, पर ज्वाइन एक गलत वर्ड है, बेसिकली हम यहां पर ग्रो करवा देते हैं। तो मेरे पास यहां पर पहला ट्रांजिस्टर बन गया, तो ये मेरे पास यहां पर पहला ट्रांजिस्टर बन गया। तो एक बन सकता है पी और एन और ये मेरे पास पी। क्या मैंने कोई गलती की कि मैंने पहले रीजन को छोटा रखा, उस बीच वाला और छोटा हो गया और लास्ट वाला बड़ा हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सोच समझ के इनके साइज को डिसाइड किया जाता है। जो हमारे पास एन होता है उसके ऊपर हमारे पास एक तरीके से मेटल ऑक्साइड लगाई जाती है। यहाँ पर एक ऑक्साइड की लेयर हो जाती है और हमारे पास यहाँ पर एक मेटल कांटेक्ट होता है और ये भी एक मेटल कांटेक्ट हो जाता है, जिसका एरिया सबसे बड़ा होता है। इट इज नोन एज टू बी द कलेक्टर। ये हमारे पास कलेक्टर है, पर क्यों कलेक्टर है ये अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। जो हमारे पास सबसे छोटा रीजन है उसको हम यहां पर क्या बोल देते हैं, विच इज नोन एज टू बी दी आपके पास। चलो पहले इससे बात कर लेते हैं कि यह हमारे पास यहां पर एमीटर बन जाएगा। अब ये एमिट क्या करेगा देख लेते हैं, और बीच वाले को हम यहां पर बेस बोल देते हैं। हमारे पास यहां पर यही एक तरीका है पी एन जंक्शन ट्रांजिस्टर को समझना। ये मेरे पास एक पी एन पी ट्रांजिस्टर तैयार हो गया। ये मेरे पास एक पी एन पी ट्रांजिस्टर मेरे पास यहां पर तैयार हो गया। इसके दो जंक्शन बने, मेरे पास एक इनपुट जंक्शन यहां बना और एक आउटपुट जंक्शन यहां बना। एमीटर, एमीटर हमारे पास जो एमिट करे, क्या एमिट करेगा? एमिटर हमारे पास यहां पर एमिट करेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ये एमिट करेगा। फिर क्या हो जाएगा? एन। अब मेरे पास पी के पास कौन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है? तो आप बोलोगे सर इसके पास तो होल्स है। ये हमारे पास यहां पर होल्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। बेस, बेस हमारे पास यहां पर क्या करेगा? रिकॉम्बिनेशन। ये कहानी आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगी। तो ये रिकॉम्बिनेशन करता है। अब एन के पास हमारे लिए क्या है बच्चे? तो आप बोलोगे सर इसके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। पी के पास होल्स है, एन के पास इलेक्ट्रॉन्स है। और फिर कलेक्ट क्या करेगा? यह हमारे पास कलेक्ट कर लेता है आपके पास एक्सेसिव, यह हमारे पास कलेक्ट कर लेता है एक्सेसिव
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एक्सेसिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। बच्चा बोलता है कि सर समझ में नहीं आया, आप कहना क्या चाह रहे हो, ये बिल्कुल हमको समझ में नहीं आया, ये काम कैसे करेगा सर, ये भी समझ में नहीं आया। पी के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, होल्स। तो मुझे सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल बहुत क्लियर होना चाहिए, और बेसिक प्रिंसिपल मेरे पास क्या कहता है, अगर मेरे पास यहां पर पी एन पी ट्रांजिस्टर है, तो जो इनपुट जंक्शन है, जो हमारे पास इनपुट जंक्शन है, ये हमारे पास इनपुट जंक्शन, और ये मेरे पास यहां पर आपके लिए आउटपुट जंक्शन, तो पी एन और पी। तो इनपुट जंक्शन हमेशा मैंने आपको क्या बोला, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस, पी के साथ पॉजिटिव, और हमारे पास एन के साथ आपने क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। और जो आउटपुट टर्मिनल है, ये मेरे पास एमीटर आ गया, ये बेस आ गया, ये कलेक्टर आ गया। और जो मेरे पास आउटपुट टर्मिनल है, ये आउटपुट जो टर्मिनल है, ये हमारे पास क्या होगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब हमारे पास क्या, कि हमारे पास यहाँ पर पी के साथ आपके पास क्या लग जाएगा, आपके लिए नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है जी, ये बात हमको यहाँ पर थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए कि ये कॉन्फ़िगरेशन है, और हमारे पास जो बेस है, इसको हम अर्थ के साथ जोड़ देते हैं। ये बहुत बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन। जो इनपुट वोल्टेज है, इसको हम VEE के नाम से लगा देते हैं, ये हमारे पास इनपुट है। ये जो आउटपुट है, ये हमारे पास VCC है, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। आप चाहो तो यहाँ पर हम एक इनपुट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और यहाँ पर मेरे पास एक आउटपुट रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ये मेरे पास रेजिस्टेंस आउटपुट आ गई, ये मेरे पास रेजिस्टेंस इनपुट आ गई। अब ये मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन तैयार है। कोई भी चीज जब बनाई जाती है, तो उसके फायदे या नुकसान बाद में देखे जाते हैं, पहले उस चीज का डिजाइन तैयार किया जाता है। और जब भी आपका कोई डिजाइन तैयार होता है, आप बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इतने इंटरेस्टेड नहीं हो जितना बल्ब के जलने से आपको एक्साइटमेंट होती है, कि स्विच ऑफ करते हो जल जाता है, स्विच ऑन करते हो जल जाता है, स्विच ऑफ कर देते हो वो बुझ जाता है। ये मेरे लिए एक्साइटमेंट है, साइंस के स्टूडेंट के लिए। बल्ब कैसे बना, उसमें टंगस्टन की वायर है, उसके अंदर कौन सी गैस है, वो आपके लिए सेकेंडरी इशू है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पी एन पी ट्रांजिस्टर बताना क्या चाह रहा है, इसमें कलेक्टर क्या है, एमीटर क्या है, और ये कहना क्या चाह रहा है। ये हमारे को कहना ये चाह रहा है बच्चे, कि मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव है, तो यहां से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, यानी कि होल्स, उनको रिपल्शन मिलेगी, एमिट हो जाएंगे। तो इसने एमिट किसको किया, तो आप बोलोगे इसने एमिट किया हमारे पास होल्स को। यहां से मेरे पास होल्स एमिट हुए, और ये होल्स जाकर आपके पास एन के पास पहुंच गए। एन के पास बहुत सारे मेरे पास क्या हैं बच्चे, आपके पास एन के पास बहुत सारे मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एक और चीज है, बच्चा ये बोलता है कि सर आपने एक सिंगल वायर के साथ नेगेटिव भी जोड़ दिया, पॉजिटिव भी जोड़ दिया, ये सिंप्लिसिटी है। अदरवाइज यहाँ पर इस बेस के साथ दो वायर्स जुड़ती हैं, एक वायर जो इनपुट टर्मिनल के साथ जुड़ती है, एक जो आउटपुट के साथ जुड़ती है। लेकिन हम यहाँ पर सिंप्लिसिटी को दिखाने के लिए +2 लेवल पे, आपने वैज्ञानिक नहीं बनना, आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना होता है, तो हम एक सिंगल वायर बना रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है, जो कि एन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब हमारे पास यहां से जो करंट चलेगा, वो आपके पास कौन सा हो जाएगा, एमीटर करंट। तो पहला, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एमीटर करंट चलता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आपके पास एमीटर करंट तैयार होता है। ये एमीटर करंट की वजह से होल्स बेस के पास पहुंच जाते हैं। बेस के पास क्या है, ऑपोजिट चार्जेस है। बेस के पास मेरे पास कौन से चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस है, ऑपोजिट चार्जेस है। तो हमारे पास होगा क्या, ये जो मेरे पास होल्स हैं, ये जाकर इलेक्ट्रॉन से रिकंबाइन कर जाएंगे। जैसे ये रिकंबाइन कर जाएंगे, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इस बेस के अंदर भी आपके पास एक करंट चलेगा।
हमारे पास बेस के अंदर क्या चलेगा, करंट। अब एक बात देखो, यहां से मेरे पास अगर एक करंट चल रहा है आई ई, तो वापस भी मेरे पास कितना आना चाहिए, आपके पास आई ई ही आना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास आई ई ही करंट आपके पास वापस आना चाहिए। अब जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन यूज हो जाता है, तो उसको रेप्लिनिश करने के लिए, क्योंकि कभी भी चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बेस में से एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ जाकर रिकंबाइन कर जाता है। ये ऑपोजिट चार्ज क्या करता है, यह हमारे पास रिकंबाइन करता है with the emitter charges, यहाँ पर एमिटर चार्जेस के साथ जाकर ये हमारे पास रिकंबाइन कर जाता है। तो इसको रेप्लिनिश करने के लिए कि ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम ना हो जाए, नीचे वाली वायर से एक इलेक्ट्रॉन टूट के कहां पर पहुंच जाता है, बेस के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे करंट आई बी नीचे की तरफ को आ जाता है। तो ये करंट हमारे पास आई बी आपके पास नीचे की तरफ को आ जाता है। ठीक है, अब मेरे पास बेस क्या है, बेस हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल एरिया के अंदर होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, स्मॉल एरिया। तो हमारे पास होता क्या, आपके पास सबसे पहली चीज है 90% ऑफ आपके पास मेजॉरिटी एमिटर चार्ज कैरियर, 90% of the majority charge carrier never recombine, वो कभी भी रिकम्बाइन नहीं होते हैं, नेवर रिकम्बाइन, एंड दे क्रॉस, और ये हमारे पास क्या क्रॉस कर जाते हैं, बेस रीजन को, हमारे पास ये बेस रीजन को क्रॉस कर जाते हैं। अब बात समझने की कोशिश करो, होल्स ट्रेवल किए सामने इलेक्ट्रॉन से, 100 होल्स में से सिर्फ और सिर्फ 10 ऐसे होल्स होंगे जो रिकंबाइन करेंगे, बाकी 90 होल्स क्या कर जाएंगे, आगे चले जाएंगे। लेकिन उनको आगे कौन खींचेगा, तो आंसर है ये बैटरी। इस बैटरी का टर्मिनल क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव क्या कर लेगा, इन होल्स को अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर लेगा। यही तो बात है, यही बात हमको समझनी है। इसको रिवर्स बायस क्यों किया गया, आउटपुट को रिवर्स बायस करने का फायदा यही है क्योंकि वो कलेक्ट कर लेगा, तभी तो हमारे पास यहाँ पर इसका नाम क्या रखा गया, कलेक्टर। दे क्रॉस द बेस एंड कलेक्टेड इन कलेक्टर रीजन, और कलेक्टेड इन कलेक्टर रीजन, और इनको कलेक्टर रीजन के अंदर कलेक्ट कर लिया जाएगा। एंड दे आर कलेक्टेड इन द कलेक्टर रीजन, इनको कलेक्टर रीजन के अंदर हम क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर लेते हैं। चलो जी, ये कलेक्ट हो गया आपके पास, तो करंट यहां पर भी चलेगा। अब यहां पर कौन सा करंट चलेगा, तो मेरे पास है आईसी, यहां पर वापस कौन सा आएगा, आईसी, क्योंकि यहां पर मेरे पास होल्स आ रहे हैं, तो यहां से कौन सा करंट डेवलप हो जाएगा, आईसी। तो मेजर करंट इसमें से कौन सा है, तो आंसर है आपके पास आईई। तो मेरे पास यहां पर आईई करंट जाता है, जो कि दो करंट में कन्वर्ट हो जाता है, आई बी प्लस ऑफ आपके पास आईसी। जहां पर अगर आप बोलो ये करंट मेरे पास बहुत स्मॉल होता है, ये करंट हमारे पास सबसे बड़ा होता है, लार्ज होता है, आपको किरचॉफ रूल से, जंक्शन रूल से इस पॉइंट के ऊपर भी ये बात समझ में आ जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप जंक्शन रूल लगाते हो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आईसी यहां जा रहा है, आईबी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आईई यहां पर चला गया, और मेरे पास आईसी की वैल्यू इंटरमीडिएट हो जाती है, ना बहुत ज्यादा बड़ी ना बहुत ज्यादा छोटा। तो आपका अब ये दूसरा प्रिंसिपल है, आईई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी, एंड दिस इज वैलिड for all transistor, for all the transistor, this is valid for all the transistor, ये सभी ट्रांजिस्टर के लिए वैलिड है। ये ट्रांजिस्टर मेरे पास कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी। अब ध्यान से समझना, पीएनपी, मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाने वाला हूं। यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से, होल्स है। होल्स कहां पर डिफ्यूज हो रहे हैं, बेस की तरफ, जहां होल्स ट्रेवल करते हैं करंट भी वहीं पर जाता है। इस वजह से हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम ऐसे बन जाता है, ये बेस है, ये ऐसे आ गया, ये हमारे पास एमीटर, ये मेरे पास कलेक्टर, ये दो
आपको कनेक्शन शो कर रहे हैं। और ये मेरे पास आ गया पी एन और मेरे पास यहाँ पर पी, ये मेरे पास पी एन और मेरे पास पी है, होल्स बेस की तरफ को जा रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। जो करंट है वो मेरे पास इस डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, क्योंकि होल्स एमीटर से, ये मेरे पास एमीटर आ गया, ये मेरे पास बेस आ गया और ये मेरे पास आ गया कलेक्टर। अब टीचर बोलता है कि ये हमारे पास काम कैसे कर रहा है, ये अब देखो कि आप इसके अंदर से फॉरवर्ड बायस करोगे इनपुट टर्मिनल को, तो पी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फॉरवर्ड बायस हो गया। और आप इसको क्या कर रहे हो, रिवर्स बायस। तो ये रिवर्स बायस पी के साथ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम बन गया और ये नीचे चला गया। यहां से करंट कितना चलेगा, आई, तो वापस भी कितना आ जाएगा, आई, और आई किसके बराबर होता है, आई बी प्लस ऑफ आईसी। तो जंक्शन रूल भी वैलिड होना चाहिए। ये मेरे पास एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब आगे चलते हैं, इसका मतलब मेरे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर भी बन सकता है, बिल्कुल। और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है हम मैक्सिमम आप देखेंगे इसी को यूज करते हैं, मैक्सिमम यूजेस जो आप देखोगे वो एनपीएन का है, क्योंकि इसमें एमिटर चार्जेस कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होल्स के मुकाबले उनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, और उस केस के अंदर हमारे पास पहला रूल तो यही होगा, आई ए इज इक्वल टू आई बी प्लस ऑफ आई सी, यह हमारे पास सबसे पहला रूल है। और दूसरा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो हमारे पास इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये मेरे पास इसका सर्किट डायग्राम, बेस यहां पर मेरे पास एमीटर, ये मेरे पास कलेक्टर, और ये मेरे पास इनपुट टर्मिनल, और ये मेरे पास बेस का रीजन है एमीटर। क्योंकि ये एन पी और एन है, यहां पर एमीटर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, अब समझो, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ को जाएगी, क्योंकि ये बेस है आपके पास, तो करंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास उल्टा हो जाएगा। करंट उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की बेस की तरफ को जा रहे हैं, तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन से उल्टी तरफ होता है। अब मेरे पास ये इनपुट रेजिस्टेंस, अब देख लो, अब करंट कहां पर जाता है, नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है कि पॉजिटिव टर्मिनल पे जाता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये लो जी, इनपुट टर्मिनल हो गया फॉरवर्ड बायस। और फिर मेरे पास यहां पर ये करंट आपके पास कितना है, आई। अब आई किसके बराबर होता है, आई बी और प्लस ऑफ आईसी। तो यहां पर मेरे पास आईसी, यहाँ पे करंट कौन से टर्मिनल पे जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको साफ नजर आ जाएगा, यहां पर आईसी एंटर कर रहा है तो लीव भी क्या कर जाएगा, आईसी। तो ये मेरे पास आउटपुट रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास इनपुट रेजिस्टेंस है। इनपुट फॉरवर्ड बायस हो रहा है और आउटपुट आपके पास रिवर्स बायस हो रहा है, और इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर तैयार हो गया। पहली चीज तो आपको इस बात पे यकीन करना पड़ेगा कि मेरे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं जो स्विच की तरह काम करते हैं। कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो बात की बात है, पहले हमको एक्शन समझ में आना चाहिए कि अगर मैं बना रहा हूं ट्रांजिस्टर तो काम कैसे करेगा। एक एमीटर है, एक बेस है, एक कलेक्टर है। एमीटर अपनी मेजॉरिटी के हिसाब से चार्जेस को भेजेगा, जिससे मेरे पास एक एमीटर करंट बनेगा। एमीटर करंट हमेशा बेस और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होगा। इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा और आउटपुट हमेशा क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। ये दो चीजें अगर मुझे समझ में आती है, और नीचे बैटरी बनानी अब मुझे समझ में आनी चाहिए करंट कैसे चल रहा है। तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ को जा रहे हैं तो करंट उल्टा चलेगा। पीएनपी में होल्स नीचे की तरफ को जाते हैं बेस की तरफ, तो करंट भी होल्स की पॉजिटिव की डायरेक्शन में चलता है। तो ये अगर मुझे नहीं पता है तो मैं फंस जाऊंगा, या मुझे ये नहीं पता है कि करंट बैटरी के कौन सी टर्मिनल से निकलता है तो मैं वहां पर भी फंस जाऊंगा। मुझे अगर ये नहीं पता है फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या लगता है, रिवर्स बायस में क्या लगता है, तो वहां पर मैं तो काम कर ही नहीं पाऊंगा। और याद रखना, इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा और आउटपुट हमेशा रिवर्स बायस होगा।
ये सीबीएसई के अंदर नहीं है, तो आपको लंबी चौड़ी थ्योरी लिखवाने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ एक चीज, इनपुट फॉरवर्ड बायस, आउटपुट रिवर्स बायस, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। तीसरा, PNP और NPN ट्रांजिस्टर होती है। और अब नेक्स्ट पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास ट्रांजिस्टर दो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज होते हैं, और आपके पास पहली कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कॉमन और बेस कॉन्फ़िगरेशन है, बच्चा रट्टा लगाता है, मैं बोलता हूँ रट्टा मत लगा, तू समझ ले, तेरे को समझ में आ जाएगा। कॉमन बेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये मेरे पास आ गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखो कॉमन बेस यानी कि बेस इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो मेरे पास ये बेस आ गया। नाउ दिस बेस इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो ये मेरे पास एनपीएन है। तो करंट जो होगा वो हमारे पास ऐसे चलेगा। तो इसका सिंबल अगर याद होगा, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो आपकी वैसी दूर हो जाएगी। और मेरे पास एन है, करंट आ रहा है, तो करंट किस पे आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, काम खत्म। यहां पर मेरे पास IE करंट आएगा, ऊपर IB चला जाएगा, यहां पर IC चला जाएगा। IC किस में जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, काम खत्म। और ये मेरे पास आउटपुट रेजिस्टेंस बन गया, लॉजिक, काम खत्म। इसको आप VEE का नाम दे दो, इसको VCC का नाम दे दो। ये लोड रेजिस्टेंस आ गई, और ये मेरे पास कौन सी रेजिस्टेंस आ गई, इनपुट रेजिस्टेंस आ गई, काम खत्म, कॉमन बेस। अब दूसरी चीज जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आती है, कॉमन एमीटर। अच्छा, टीचर तुम्हें कंफ्यूज कैसे करेगा ये भी बता देता हूं। टीचर बोलेगा मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, CB ट्रांजिस्टर है, CB का मतलब कॉमन और दूसरा बेस, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी, कॉमन एमीटर। अब कॉमन एमीटर के अंदर टीचर इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या बोलेगा, CE आपके पास कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर, जो एमीटर है इट इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। पर कैसे, जरा सोचते हैं। हमारे पास इसके अंदर क्या हो गया, मेरे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब जो मेरे पास बेस है वो ऐसे हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये ऐसे। और हमारे पास यहाँ पर बेस चला गया ये वाला, और ये मेरे पास आ गया एमीटर, और ये मेरे पास यहाँ पर कलेक्टर, और ये आ गया बेस। और क्योंकि मैं एन पी और एन ले रहा हूं, तो करंट आपके पास कहां पर आएगा, यहाँ पर। नाउ एमीटर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। ये देखो, ये मेरे पास ऐसे बन गया, ये हमारे पास ऐसे बन गया। बैटरी बाद में बना लेना, पहले बच्चे आप पहले समझ तो लो कि हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये एमीटर क्यों कॉमन है। ये मेरे पास इनपुट टर्मिनल है, ये आउटपुट, एंड इट इज कॉमन। जो एमीटर वाली बीच वाली लाइन है वो कॉमन है इनपुट और आउटपुट के। अब ये P के साथ फॉरवर्ड बायस करना भाई, यहां पर ये करंट कौन सा चलेगा, IE। ये किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, IB के अंदर, क्योंकि ये बेस है। और किस में चला जाएगा, IC के अंदर। तो करंट किस में जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव लॉजिक, काम खत्म। इसको मैं VBB का नाम दे देता हूं। यहां पर करंट किस में जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और मैं इसको दोबारा से नाम दे देता हूं VCC का। ये मेरे आउटपुट रेजिस्टेंस है, ये इनपुट। अब जरा फिर चेक कर लो, क्या इनपुट फॉरवर्ड बायस हो रहा है, यस। P के साथ, ये बेस है ना, P के साथ आपके पास पॉजिटिव लग रहा है, N के साथ नेगेटिव लग रहा है। जो आउटपुट है वो रिवर्स बायस है, बिल्कुल। आपके N के साथ पॉजिटिव लग रहा है, और आपके पास यहाँ पर इसके साथ नेगेटिव लग रहा है। तो मेरा काम यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही ढंग से जा रहा है। इनपुट फॉरवर्ड बायस है और आउटपुट रिवर्स बायस है। इसको हम कॉमन एमीटर बोलते हैं, और इसके ऊपर आपको मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चन मेरे पास पूछे जाते हैं कॉमन एमीटर से। तो सबसे पहले यहां पर मैं रुकता हूं और आपके यहाँ पर क्वेश्चन ले लेता हूँ। कोई भी चीज जो दोबारा से आपने पूछनी हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, एक क्वेश्चन हो सकता है, क्या सर कॉमन कलेक्टर हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं। देयर कैन बी अ थर्ड कॉन्फ़िगरेशन आल्सो, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सो मेरे पास यहाँ पर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या हमारे सिलेबस में है,
नहीं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये आपके पास बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। तो हमारे लिए हमारे सिलेबस में कॉमन बेस और कॉमन एमीटर है, और जो कॉमन एमीटर है ये बच्चा हमारे पास ज्यादा एफिशिएंट है। इसमें से सबसे ज्यादा एफिशिएंट कॉमन बेस और कॉमन एमीटर में से कॉमन एमीटर है, तो हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कॉमन एमीटर कहेंगे। फिर भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। बोलो शाबाश प्रज्वल। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, यू आर मोस्ट वेलकम। कि हम इनके क्वेश्चंस को कैसे देखेंगे कैसे नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी के लिए अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बोलो, है कोई क्वेश्चन? चलो अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। कहने का मतलब, जब ये इतनी चीजें हमारे पास हमको समझ में आती है, कॉमन कलेक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्या वो एग्जिस्ट करता है? यस, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन डू एग्जिस्ट, लेकिन वो हमारे सिलेबस के अंदर का पार्ट बिल्कुल भी नहीं। अब अगर हम यहां पर देखें कि इसका करना क्या है सर, बन गया आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ठीक है सर हो गया, करूं क्या सर मैं इसका, मैं क्या करूंगा सर इसका? तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाती है, किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आनी चाहिए। मैं मान लिया जाए कोई गाड़ी लेके आता हूं, हम सबसे पहले पूछते हैं भाई माइलेज कितनी है, इसके माइलेज कितने हैं, पेट्रोल पे चलती है डीजल पे चलती है ना, माइलेज कितने की है, अच्छा सर्विस कहाँ से होती है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। हालांकि वो गाड़ी में चलाऊं ना चलाऊं वो मेरी मर्जी है, लेकिन मैं पूछता जरूर हूं कि भैया इसके साथ रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या। तो हमारे पास सबसे पहले हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दो चीजें होती है, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है। देखो अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा आपको इसके अंदर से। हमारे पास कॉमन बेस के अंदर एनपीएन के अंदर मैंने यहां पर क्या लिया, ये आपके पास एक एनपीएन आपके पास ट्रांजिस्टर को मैंने उठा लिया, ये मैंने उठा लिया। कॉमन बेस क्यों है? क्योंकि बेस इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। लो जी मैंने ये उठा लिया, मैं यहां पर बाकी चीजें बाद में बनाऊंगा, पहले मैं देख तो लूं कि मेरा ट्रांजिस्टर क्या है, मेरा ट्रांजिस्टर कौन से आपके पास उस पर काम कर रहा है। तो बेस कॉमन है, लो जी बेस आ गया, और ये मेरे पास आ गया एन पी और आपके पास एन, कॉमन बेस है आपके पास। अब मेरे पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएंगे तो करंट आपके पास यहां पर चला जाएगा आई ई, ये आई ई यहां पर पहुंचेगा, तो मेरे पास यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव यहां पर पहुंच गया, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये मेरे पास बन गया जी V आपके पास ई ई, और ये मेरे पास VCC, ये मेरे पास यहां पर क्या बन जाएगा, आपके पास लोड रेजिस्टेंस आर है, और ये इनपुट रेजिस्टेंस आपके पास आर है। चलो ये मेरे पास बन गया, ये आई ई करंट चला, ये आई ई करंट दो हिस्सों में बढ़ गया, एक ऊपर चला गया आई बी, और यहाँ पर मेरे पास आई सी, तो ये भी मेरे पास यहाँ पर आई सी, और ये हमारे पास पूरा सर्किट देखो करंट पूरे कन्वर्ट हो गए, सारे करंट आपस में, यहाँ पर मेरे पास आई सी पहुंचेगा, हालांकि हम बनाते नहीं है फिर भी बना रहा हूं, ये आई बी प्लस आई सी दोबारा किसके बराबर बन गया, आई ई के बराबर। कॉमन आपके पास बेस आपकी कॉन्फ़िगरेशन, तो करंट बढ़ रहा है। इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में बड़ा कमाल का हमको एक वेरिएशन नजर आता है। हम करते क्या है इसके अंदर से, हम करते ये बच्चे कि हम यहाँ पर आपके आउटपुट वोल्टेज को हम जो है क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट फिक्स कर लेते हैं। हम आउटपुट वोल्टेज को थोड़ा फिक्स कर लेते हैं और इनपुट वोल्टेज को चेंज करते हैं। हम इनपुट वोल्टेज को चेंज कर देते हैं और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज को क्या करते रहते हैं बच्चे, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम फिक्स कर देते हैं, और फिर मैं इनपुट वोल्टेज को चेंज करता रहता हूं, और उससे आईई के चेंजेस को स्टडी करना स्टार्ट करता हूं कि आईई के अंदर कितना चेंज आएगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर आईई बढ़ेगा तो आपका आईबी बढ़ेगा कि कम होगा, तो सर आईबी भी बढ़ेगा। आईबी बढ़ेगा तो आपके पास आईसी बढ़ेगा कि कम होगा, तो सर आईसी भी बढ़ेगा। और अगर आईसी बढ़ेगा तो कोई बच्चा बता सकता है आईसीआरएल बढ़ेगा कि कम होगा, सर ये आपके पास बढ़ जाएगा, आईसीआरएल बढ़ जाएगा।
और इसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से इस पे क्या फर्क पड़ने की कोशिश है, क्योंकि जो भी आपको आउटपुट मिल रही है वो तो यहां से मिल रही है। तो जैसे जैसे आप यहां से क्या करते हो, इस वोल्टेज को आप कांस्टेंट रखते हो एक फिक्स रीडिंग के लिए, आप वीई को चेंज करते हो तो आई चेंज होता है, आई चेंज होने से आई बी चेंज होगा, आई बी चेंज होने से आई सी चेंज होगा, आई सी आर एल चेंज होगा, यानी कि आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिलने लग जाती है, बड़ी। अब आउटपुट वोल्टेज बड़ी मिल रही है, बहुत बड़ी वोल्टेज मिल रही है। तो हम वही देखना चाह रहे हैं भाई कि मैं अगर छोटा सा भी आई को चेंज करता हूं तो आउटपुट वोल्टेज में कितना फर्क आता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे कि मैं देखना चाहता हूं कि क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या बताती है, बड़ी सिंपल सी बात बताती है। पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर करता ये हूँ बच्चे, क्या आपके पास आई को, चलो आई को छोड़ देते हैं, पहले हम वीसीसी को फिक्स कर देते हैं। वीसीसी को आप फिक्स कर देते हो, आप बोलते हो कि मैंने इसको फिक्स करके रिवर्स बायस कर दिया। रिवर्स बायस करने का मतलब मैं इसमें से करंट को ग्रो नहीं करने दे रहा, मैंने उसको करंट को रोक लिया, मैंने अपने लॉजिक से आईसी को रोकने की कोशिश कर ली, मैंने वीसीसी को फिक्स कर लिया। फिर बच्चे हम यहां पर क्या करते हैं, मेरे पास मैं यहां पर आई को, यहां पर आई इज स्टडीड, आप आई को स्टडी करते हो बच्चे विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वीई। तो आप वीई को चेंज करते रहते हो और आई के अंदर चेंज को देखना शुरू करते हो और इसका एक ग्राफ बनाना शुरू कर देते हो। देखिए ये ग्राफ आपके पास कैसे बनते हैं, तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बनते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल है। हाँ एक बात बता दूं काका, एक बात मैं आपको बता दूं, आपके स्कूल के वाइवा में टीचर पूछेगा ये वाली चीज, ये बात देख लेना। ये बात वहां पर अगर टीचर ने पूछ ली कि ये ग्राफ तुमने कैसे बनाए और वहां पर तुम अटके, सर सिलेबस में ही नहीं है तो फिर पूछेगा कैसे? क्या बेटा, सिलेबस में ही नहीं है तो पूछेगा कैसे? आप अब हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रज्वल, अभी आपने वाइवा दिया कभी +2 के लेवल पे, बोर्ड लेवल का कभी नहीं सर। नहीं दिया ना? बहुत मजा आएगा आपको, जहाँ पे टीचर जो है आपको पूरा +2 का सिलेबस पूछ लेगा। ठीक है, वो आपको ये भी पूछेगा कि टर्म 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव का जो पेपर आया था उसके क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो वीटशुल का क्वेश्चन आया था, तूने आंसर कैसे लिखा। ठीक है, तो कभी भी वहां पर और कभी भी एक गलती मत कर देना प्रज्वल, उसको ये बोलने की कि सर आप तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हो। ठीक है, तो आप उसका इजीली क्या बन जाओगे, निशाना बन जाओगे। वो बोलेगा तू मुझे बता रहा है कि वाइवा कैसे लेना। एवरीथिंग विच इज अंडर द सन विल बी द पार्ट ऑफ द वाइवा। वाइवा का मतलब है टीचर तुझे घुमा, वो टीचर नहीं तो ये देखना है कि भैया तू पूरा पूरा साल घर पे रहा, तूने पढ़ा क्या, उसने सिर्फ ये, तू इलेक्ट्रॉन की बात करेगा वो प्रोटॉन पे पहुंचेगा, तू प्रोटॉन की बात करेगा वो न्यूट्रॉन पे पहुंचेगा। और ये कभी, और ये भी गलती मत कर देना कि वहां पर तेरे को अगर आंसर, क्योंकि ये पॉइंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम भी वाइवा जब लेने के लिए जाते हैं तो हम बच्चे को फिजिक्स से मैथ्स में, मैथ्स से केमिस्ट्री और केमिस्ट्री से फिर फिजिक्स में लेके आते हैं, बोलते तू बता। और यहाँ पर एक और बात बता दूं, पिछली बारी आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो वाइवा हुआ था, एक जो सबसे कमजोर बच्चा था, आप क्या हिसाब लगा सकते हो, एक कमजोर बच्चा जिसको कुछ नहीं आता था, हमको डर था कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उससे इतना आसान क्वेश्चन पूछा कि तू ये बता दे कि फिजिक्स के अंदर टोटल इस साल कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर है जो हटा दिए गए। सही में आपको यकीन नहीं होगा, वो बच्चा अभी तक मुझे कॉल करता है क्योंकि जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे मैं बोला यार एक बार चैप्टर के नाम वगैरह, सब बच्चों को बोला था नाम वगैरह याद कर जाओ, क्या पता टीचर के मूड का, उसने देखा यार ये बच्चा तो बिल्कुल उसको दया आ गई। टीचर चाय पी रहा था, टीचर बोलता चल यार इसको टाइम पास कैसे करूं, उसने बोला चल तू पता कितने चैप्टर है। प्रज्वल तू यकीन नहीं मानेगा, उसने चैप्टर के नाम बता दिया, टीचर बोलता जा तू। अब अगर कोई बच्चा जाके उसको बोले सर उसको तो आपने आसान क्वेश्चन पूछा, तो बोलेगा बेटा तू ऐसी बात है तेरे नंबर में लगाऊं।
तो बेटा ये बात ध्यान रखना काफी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हम टीचर से वहां पर बहस नहीं कर सकते। जैसे कि आप अगर कभी भी जो पर्सन अथॉरिटी में, क्योंकि बड़ी दूर से आ रहा है, उनसे तो बच्चे, स्कूल के प्रिंसिपल भी डर के रहते हैं कहीं हमारे बच्चों को नंबर क्या ना दे दें, कम ना दे दे। तो इस वजह से आराम से, मतलब कि पढ़ के चला जा, कोई बात नहीं, फायदा तो वैसे भी होना ही होना है। 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा पता होंगे तो बोलेगा हाँ सर मुझे पता है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। बोलेगा यार ये तो नहीं है, तूने पढ़ लिया। बोला हाँ सर मैंने पढ़ा हुआ है सर, क्या बात कर रहे हो, बनाओ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, बनाऊं क्या, बनाऊं क्या। अब वो अलग बात है कि वो बोलेगा नहीं बनानी, नहीं बनानी, लेकिन तो बोले बनाऊं क्या, बनाऊं क्या, मतलब बोलेगा यार इसको तो आती है, अरे सर बना देता हूँ एक आधी, नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, अच्छा जाओ। फिर वो आपके आगे कोई प्लस माइनस का मार्क और कोड वर्ड के अंदर नंबर लगेंगे, याद रखना। ये नहीं कि वो आगे आपके 10 लिख देगा, बहुत कोड वर्ड होते हैं, 2 प्लस लगा देना, 1 प्लस लगा देना, 2 जीरो लगा देना, 1 जीरो लगा देना। खैर हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है प्रज्वल, है ना, पंगे प्रज्वल पंगे नहीं लेने, आराम से निकाल देना, नंबर दे देगा टीचर। खैर यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ गया कि मैंने एक पर्टिकुलर सेट के लिए वोल्टेज को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। तो ये मेरे पास यहाँ पर वोल्टेज बच्चा आपके पास कांस्टेंट, यहाँ पर बच्चा हमारे पास वोल्टेज आपके पास कांस्टेंट है एक सेट ऑफ रीडिंग के लिए। मान लो कि वीसीसी को मैंने यहाँ पर 8 वोल्ट रख दिया बच्चा, हमारे पास है ना, यहाँ पर मैंने बच्चे 10 वोल्ट रख दिया है ना, यहाँ पर 12 वोल्ट, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। मैंने एक ऐसे रैंडम सा तुक्का मार दिया कि ये 3 वोल्टेजेस होनी चाहिए, तो हमको क्या मिल जाती है, ये कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। पर इससे पता क्या लगता है, एक तो ये जी फॉरवर्ड बायस की, बिल्कुल भाई आपका इनपुट तो फॉरवर्ड बायस हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि आपका इनपुट क्या हो रहा है, या हमारे पास क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस हो रहा है, या हमारे पास फॉरवर्ड बायस आपके पास हो रहा है। खैर अब आगे चलते हैं, लेकिन इससे एक और चीज पता लगती है, और वो बच्चा हमारे पास ये पता लगती है कि हमारे पास यहाँ पर जो ये टर्मिनल है, क्योंकि इनके बीच में कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगी, तो हमारे पास डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस, डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस, डायनेमिक इनपुट आपके पास यहां पर क्या आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाती है। डायनेमिक क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो रही है, वोल्टेज और करंट के हिसाब से लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे ये मेरे पास डेल्टा आई हो गया और ये डेल्टा वीई हो गया, है ना, तो ये डायनेमिक हो जाएगा। तो मेरे पास डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस किसके बराबर है, तो ये मेरे पास आ जाएगी डेल्टा वीई और अपॉन मेरे पास डेल्टा आईई। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चे ये ग्राफ है और ग्राफ देख के बताओ कि आपके पास यहाँ पर इसकी डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस क्या है। चलो बता देंगे, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आपके लिए क्या चीज आ जाती है, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द करंट गेन। जो हमारे पास यहां पर आ जाती है करंट गेन, जिसके ऊपर टीचर का ज्यादा आपके पास यहां पर इंफसाइज रहता है। करंट गेन कितना हुआ, कितना करंट गेन हुआ। करंट गेन क्या होगा, सिंपल सी बात है, आउटपुट अपॉन रेजिस्टेंस। अच्छा इसमें भी दो चीजें, एक डीसी है और आपके पास एसी है। एसी की बात बाद में करेंगे, डीसी की बात पहले कर लेते हैं। तो करंट गेन मेरे पास यहां पर क्या आ गया, क्या आपका आउटपुट करंट तो आईसी है और इनपुट करंट मेरे पास क्या आईबी, तो आईई नॉट आईबी, आईई, तो ये मेरे पास करंट गेन हो गया अल्फा। अब इसको अल्फा से डिनोट करना। अब बताओ आईई बड़ा के आईसी बड़ा, तो नेचुरल सी बात है सर आईई बड़ा होता है। आईई क्यों बड़ा होता है, क्योंकि वही तो करंट है जो आईसी और आईबी में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या है, इस अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए कि लेस देन 1 होनी चाहिए, तो आंसर है इसकी वैल्यू मेरे पास लेस देन 1 होनी चाहिए। क्वेश्चन तैयार हो गया आपके नीट और जेई मेंस के लिए कि अगर मेरे पास सीबी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो उस केस में करंट गेन की रेशो या करंट गेन आपके पास क्या होता है, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। तो आंसर इज लेस देन 1। ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप बोलोगे सर काहे की प्रॉब्लम है, हो तो गया करंट गेन। करंट गेन कैसे बोलोगे, यहाँ पर करंट गेन ग्रेटर देन बच्चा हमारे पास यहाँ पर 1 है
या लेस देन 1 है, तो आंसर है लेस देन 1। ये एक इसकी क्या निकल कर आए, कमी निकल कर आए। और इसी कमी की वजह से हमको इस बेस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ के कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अपनानी पड़ती है, कॉमन एमीटर। रीजन यही है, करंट गेन बहुत छोटा है। अगर मेरे पास यहां पर करंट गेन है तो वोल्टेज गेन भी हो सकता है। अगर हम यहां पर बोले तो वोल्टेज गेन, तो ये काहे का गेन हुआ? अब मुझे ये समझ में नहीं आती गेन कैसे हो सकता है यार। आपका आउटपुट करंट छोटा है और आपका इनपुट करंट बड़ा है, तो ये गेन हुआ कि लॉस हुआ? अगर आप बोलो तो मैं आपके साथ नारे लगाने को तैयार हूं, अरे भैया ये तो लॉस है, लेकिन क्या करें, किताब बोलती है कि गेन बोलना है तो हम गेन बोल देते हैं। अब वोल्टेज गेन को हम एवी से डिनोट करते हैं। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आईसी आउटपुट रेजिस्टेंस, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, आई और इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा आर नॉट अपॉन आपके पास आर आई, ये वोल्टेज गेन हो जाएगी। और फिर मेरे पास पावर गेन। अब पावर गेन आपके पास क्या आ जाएगी, पावर गेन इज वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन। तो पावर गेन आपके पास आएगी अल्फा स्क्वायर आर नॉट अपॉन आर आई। कुल मिलाकर यह हमारे पास एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन था जिससे मुझे समझ में आया कि मैं करंट के अंदर चेंजेस लेके आ सकता हूं। कहने का मतलब मैंने आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, फिर भी मुझे करंट के अंदर चेंज तो मिल रहा है ना, बिल्कुल मिल रहा है। और इसके अंदर मुझे आउटपुट वोल्टेज में भी चेंज मिल रहा है, जबकि मैंने आउटपुट वोल्टेज को छेड़ा भी नहीं। तो यहां पर बच्चा हमारे पास क्या हो गया, मैं इनपुट को फॉरवर्ड बायस कर रहा हूं, आउटपुट को रिवर्स बायस कर रहा हूं, लेकिन यहां पर फिर भी रिवर्स बायस वोल्टेज आईसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इनपुट करंट। जब ये चीज टीचर उनको पता लगी साइंटिस्टों को, तो वो जुट गए और बोला कि यार प्रॉब्लम सिर्फ एक है, मुझे ये करंट गेन बढ़ा चाहिए, मुझे किसी तरीके से ये करंट गेन बढ़ा चाहिए। और काम करते 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 साइंटिस्टों को एक चीज पता लगी, कॉमन एमिटर। सर बोलो। सर ये पावर गेन का कोई सिंबल नहीं है क्या? नहीं, पावर गेन का बच्चा हमारे पास, अगर आप सिंबल बनाना चाहते हो काके मैं बनवा देता हूँ। यहाँ पर एपी आप बना लीजिए, ठीक है, एपी जैसे वहां पर एवी है, इसको एपी बना लीजिए। लेकिन अक्सर टीचर यहाँ तक जाता है, दम तोड़ देता है, ठीक है, बच्चे भी दम तोड़ देते हैं। बच्चे बोलते हैं यार करंट गेन हो गया। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर पूरा टाइम दूंगा बच्चे, ठीक है। कभी भी जो आप इसके अंदर से ये देखेंगे कि अक्सर मैंने आपको क्या बोला, इस पॉइंट पर आके बच्चा जल्दबाजी करता है, इस पॉइंट पर आके बच्चा अपनी रिदम को तोड़ता है। वो बच्चे इस सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करता है कि मैं खत्म करूं। और याद रखना, सबसे पहले बच्चा हमारे पास जो भी पर्सन हमारे लिए जो भी पर्सन सक्सेस को भुनाना चाहता है, तो ये बात ध्यान रखना, कोई भी काम वो हल्के में ना करे। हल्के में काम करोगे बच्चे तो रिजल्ट भी बहुत हल्का आएगा। और रिजल्ट जब हल्का आएगा बच्चे, तो इमीडिएट नहीं, बहुत देर के बाद आपको एहसास होगा यार थोड़ा सा और कर लेते, वो जो थोड़ा सा और कर लेते ना, वो पॉइंट वो आपको हॉन्ट करता है। तो ऐसे आराम से, इसका कोई वहां तक सिंबल नहीं आता है, लेकिन अगर करना चाहते हो करो, और लेकिन बच्चा ढंग से करना है। मतलब मैं आपको ये बात बताऊं, 10 में से सिर्फ 1 या 2 बच्चे होते होंगे जो ट्रांजिस्टर जेनर डायोड के, या फिर बच्चे इन लास्ट वाले चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स ट्राई करके जाते हैं। और बच्चे उनको पता भी है कि बहुत आसान है, लेकिन वो जुटे किस में होते हैं, रोटेशनल मोशन। हम रोटेशनल मोशन, हम ग्रेविटेशन करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भैया वो आपके पास हो जाएगा। ये पॉइंट इतना इजी है कि ये देख के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देख के वो टीचर बोलेगा करंट गेन क्या है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, और आपके पास क्या है, वहां पर सिर्फ टिक लगाना है। अब टिक लगाने वाले क्वेश्चन छोड़ के आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल में चले जाओगे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं, ठीक, तो एपी कर लेते हैं प्रज्वल, ठीक है, तेरा नाम भी एपी है तो प्रज्वल कर लेते हैं। वैसे आपके पास टीचर इसको पावर गेन ही बोलता है। तो हमारे पास कॉमन एमीटर क्या, अब कॉमन एमीटर के अंदर क्या होता है, यह हमारे पास देखो, आपको खुद क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएगा। तो मेरे पास हुआ ये कि ये मेरे पास ऐसे करके बन गया आपके पास, और मेरे पास यहाँ पर ये इस तरीके से इनपुट बन गया। तो ये चलो जी, मेरे पास यहाँ पे बेस की रेजिस्टेंस आ गई,
ये आई बी आर बी आ गया, बेस की रेजिस्टेंस आ गई। ये मेरे पास यहाँ पर आपके लिए क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। आपके स्कूल की प्रैक्टिकल की डेट्स आ गई बच्चे, मेरे ख्याल से आ गई होंगी, आ गई कि नहीं आई अभी? क्या प्रैक्टिकल की डेट्स आ गई, प्रैक्टिकल की डेट्स अलग अलग है मेरे ख्याल से। अलग अलग है, पर मेरे ख्याल से 2 तारीख से अनाउंस थी ना, 2 तारीख से, हाँ जी सर, 2 मार्च से शुरू है। 2 मार्च से है। तो ध्यान रखना भाई, अभी आपके स्कूल के प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। और सर मैंने जो चेंज हो बात गई है। आपके शायद से बच्चे 15 से, आपका तो प्री बोर्ड भी अब वो हो गया बच्चे लोकेश, पहले आपके यस प्री सर। बोर्ड नहीं हो रहे थे ना, अब आपके प्री बोर्ड होंगे, याद रखना। सीबीएसई की इंस्ट्रक्शन आ गई है, कोई भी बच्चा बगैर प्री बोर्ड के नहीं जाएगा, ठीक है? आपके प्री बोर्ड अनाउंस हो गए, ठीक है? वो मेरे ख्याल से मैसेज आ गया आपको कि नहीं आया अभी लोकेश? यस सर, आ गया। आ गया होगा, ठीक है? मेरी बात हुई थी आज सर से, तो सर बोल रहे थे, मैंने बोला कि सर कोई नई चीज बता दो बच्चों के लिए, तो वो कह रहे थे कि एक तो प्री बोर्ड है। मैं बोला सर वो तो आप छोड़ रहे थे, कहते नहीं, अब सीबीएसई ने बोल दिया कि प्री बोर्ड होंगे ही होंगे। तो भैया अभी अपनी कमर कस लो बच्चे, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। सीबीएसई के लिए आपके जो +2 के फिजिक्स का सिलेबस है सिर्फ 40 क्वेश्चन, 40 के ऊपर 41वां क्वेश्चन नहीं है जिसमें से वो बन सकता है। अगर वो 40 क्वेश्चन करके जाओगे कभी भी आपके नंबर कम नहीं आएंगे, ठीक है? आपका +2 का फिजिक्स का सिलेबस बिल्कुल पिटा हुआ, मैं उसको पिटा हुआ सिलेबस बोलता हूँ, है ही कुछ नहीं है बच्चे उसके अंदर से, सिर्फ याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, उसमें समझने लायक बहुत कम है, याद करने वाला सर। तो चलो इस पे आ जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये फॉरवर्ड बायस है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये आ गए बच्चे, तो ये वी बी भी आ गया। मेरे पास यहाँ पे करंट आपके पास क्या चला, आई बी चलेगा। यहाँ पर भी सेम वही इनपुट करेक्टरिस्टिक है, और यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, और ये वी सी सी। अब देखो यहाँ पर सब कुछ सेम है, वैसे ही इनपुट करेक्टरिस्टिक बनेगी। अब अगर मैं यहाँ पर करंट गेन की बात करूं तो क्या चीज निकल कर आएगी, जरा देखें। यहाँ पर मैं करंट गेन की बात कर रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ करंट गेन उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट गेन कैसे निकालो, तो करंट गेन आप यहाँ पर बीटा से डिनोट करते हो, उसको किससे डिनोट कर रहे थे, अल्फा से, इसको बीटा से। तो मेरे पास आ गया आई सी अपॉन आई बी। अब सोच के देखो बच्चे, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस ऑफ आई सी, पहली चीज। दूसरी चीज का कि ये बताओ, मेरे को एक बात बताओ और समझना ध्यान से, मुझे समझाना ये वाली बात कि मैंने आपको क्या बोला, अगर 100 एमीटर चार्जेस होते हैं जिसमें से 10 बेस करंट बनाते हैं और 90 आपके पास कौन सा करंट बनाते हैं, आईसी, तो बताओ आई भी बहुत बड़ा करंट हुआ कि बहुत छोटा करंट हुआ, बोलो। आईसी के कंपैरिजन में आईबी क्या हुआ, बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, बहुत छोटा। बहुत छोटा। इसी वजह से बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर द बीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड बीटा इज आल्सो ग्रेटर देन अल्फा। आई बात समझ में? ये करंट गेन हमारे लिए यूजफुल है। क्यों यूजफुल है, इसी को तो हम गेन बोलते हैं। देखो गेन कब होता है, ग्रेटर देन 1 पे गेन होता है। अगर आप किसी एक छोटे बच्चे को बोलो कि तू मुझे एक टॉफी दे, मैं तुझे आधी टॉफी देता हूँ, वो देगा टॉफी तुम्हें, देगा टॉफी? आप बोलो कि तू मुझे एक टॉफी दे, मैं तुझे आधी देता हूँ, देगा तुम्हें टॉफी? कभी नहीं देगा। आप उसको बोले तू मुझे एक टॉफी दे, मैं तेरे को एक टॉफी देता हूँ, नहीं देगा, बहुत पॉसिबल चांसेस है। लेकिन अगर आप उसको बोलो कि तू मुझे एक टॉफी दे, मैं तुझे 4 टॉफियां देता हूँ, तो फटाफट आपको टॉफी दे देगा। क्यों? उसको गेन समझ में आता है। छोटा बच्चा, बिल्कुल ना समझ बच्चा, उसको गेन समझ में आता है। तो तुम +2 वाले बच्चों को तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बीटा बड़ा है अल्फा के कंपैरिजन में, तो करंट गेन मेरे पास यहाँ पर ये वाला यूजफुल होगा। तो मेरे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन क्या आ जाएगा, अल्फा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा, जरा देखो मेरे पास आई ई किसके बराबर है, जरा बता दो। तो आई बी प्लस ऑफ मेरे पास आई सी। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको आई सी से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास आई ई अपॉन आई सी एंड आई बी
अपॉन IC और प्लस ऑफ 1, तो ये मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगा? दिस इज 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा प्लस ऑफ 1। तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई? अब आपको पता लग चुका है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1। और ये क्वेश्चन काके मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को इस रिलेशनशिप के बारे में पता ही नहीं होता है, वो पढ़ता ही नहीं है, इसके बारे में देख ही नहीं पाता है, उसको समझ में नहीं आता है। और जबकि टीचर ने क्वेश्चन पता है क्या पूछना है, उसे ये बोलना है कि अल्फा इतना करंट गेन है, बीटा कितना होगा, या बीटा इतना है, अल्फा कितना होगा। तो वो आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताओ यहाँ पर ये क्वेश्चन का जवाब तुम दे पाओगे? मैं कहता हूँ 101% दे पाओगे। अल्फा देगा, बीटा निकालने को बोलेगा, बीटा देगा, अल्फा निकालने को बोलेगा, अल्फा बीटा का रिलेशनशिप निकालने को बोलेगा, और ये चीज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो फिर बच्चे हम इस चीजों को अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, तब तक आप इसको पढ़ के आइएगा। कोई डाउट आए तो वो मुझे जरूर